सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। कई बार ऐसा होता है कि गांव में भी लोग भूखमरी से मरने लग जाते हैं, क्योंकि जब फसल खराब होता है तो किसानों के ऊपर क्या बीतती है वह तो किसान ही जानता है। गांव में कोई काम ना होने के बराबर था। लोग खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर किया करते थे। गांव के आम लोगों के पास जितनी ज़मीनें उनके हिस्से में थी, उन ज़मीनों से लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि गांव के आधे से ज़्यादा ज़मीन पर गांव के मुंशियों और चौधरी और साहू का कब्जा था। उस जमीन पर गांव के किसानों से बहुत ही कम तनख्वाह पर खेती बाड़ी करवाया करते थे, क्योंकि गांव में आधे से ज़्यादा लोगों के पास इतना पैसा नहीं था वह कोई ज़मीन खरीद कर उस पर खेती बाड़ी कर सके, अपना घर चला सके। इसलिए वह गांव के चौधरी और मुंशियों की ज़मीनों पर काम करने के लिए मजबूर रहते हैं। मैं गांव के एक ऐसे ही घर से बिलोंग करता हूं, जिसके पास अपनी ज़मीन खेती बाड़ी करने के लिए कोई खेत नहीं थी। मैं गांव के चौधरी और मुंशियों के ज़मीनों पर काम किया करता था और फिर वे जान तोड़ मेहनत के बाद थोड़े से रुपए हाथ में पकड़ा दिया करते थे। मैं जब अपनी गरीबी से तंग आ गया था और मैं अपनी गरीबी को मिटाने के लिए शहर जाने के लिए सोचा। शहर जाना इस तरह आसान नहीं था जितना मैंने सोचा था। पहली बात तो ये, शहर में मेरा कोई जान पहचान वाला या दूर दराज का कोई दोस्त भी नहीं था, और दूसरी बात यह कि मेरे हाथ में कोई पैसा भी मौजूद नहीं था जिसकी बदौलत मुझे शहर में नौकरी मिल सके। मगर फिर भी शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहा था। मगर गांव के मुंशियों के चुंगल से निकलना इस तरह आसान बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार तबातोड़ कोशिश और जद्दोजहद करके गांव के मुंशियों के खेतों से निकलकर शहर आ गया। शहर आते के साथ ही मुझे रहने की समस्या पैदा हो गया। उसका हल मैंने यूँ निकाला, दिन रात मजदूरी की तलाश में फिरता और रात होते ही किसी खाली बिल्डिंग के नीचे अपना डेरा लगा लेता। इस तरह से कुछ दिन परेशानी में बीते थे और मुझे कहीं भी कोई मजदूरी ना मिली। जिसके पास जाता वह महंगाई का रोना रोता। मैं अपना दुखड़ा लेकर चुप हो जाता। जब कई दिन यूं ही फिरते फिरते भी नौकरी ना मिली तो मैं वापस जाने पर मजबूर हो गया। जिस दिन मैं वापस अपने गांव जा रहा था, उसी दिन मुझे एक बिल्डिंग में ईंटें उठाने का काम मिल गया। मैंने ये काम भी बहुत खुशी से किया, क्योंकि गांव जाकर मुंशियों के जूते खाने से तो अच्छा था कि मैं शहर में ही रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। कई दिन मुझे उसी बिल्डिंग में काम करते बीत गए थे। मैं अब उसी बिल्डिंग के नीचे सोने लगा था, मगर मैं एक तरफ से इस ज़िंदगी से भी तंग आने लगा था। ठेकेदार भी बहुत कम मजदूरी दिया करता था, जिससे मेरा इतने बड़े शहर में गुजारा मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी आमदनी बढ़ाने का जरिया कोई ढूंढ रहा था। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात नासिर नाम के एक आदमी से हुई। जल्दी ही काम के सिलसिले में ये मुलाकातें दोस्ती में बदलने लगी। अब मैं बिना झिझक के उसके घर ही जाने लगा। नासिर ठेकेदार का काम करता था, मगर उसका काम भी इतना नहीं चलता था। मगर जिस हिसाब से मेरी उसके साथ बातचीत होती थी, मुझे वह बहुत पैसे वाला लगता था। पर वह ये पैसे कहाँ से कमा रहा था, मुझे उस पर शक होने लगा था, क्योंकि ठेकेदारी में तो इतने पैसे नहीं मिल रहे थे। और उसके ठाट बाट और अमीरी देखकर मेरे दिल में शक बढ़ता जा रहा था। उसके पास इस तरह पैसे कहाँ से आते हैं, यही वजह थी मेरे उससे दोस्ती करने की। वह मुझे भी अपने साथ अपने कारोबार में शामिल कर लेता कि मैं भी तो अपनी ज़िंदगी से बहुत उकता गया था और मैं भी चाहता था कि अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सकूं। मगर उसने भी अभी तक मुझे अपने कारोबार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, सिवाय उसके कि वह ठेकेदार है और मज़दूरों को अपने साथ काम करने के लिए रखता है। मगर उसका ध्यान ठेकेदारी के काम की तरफ बिल्कुल नहीं था, और इसी बात ने मुझे शक में घेर रखा था। आखिरकार एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, तुम ऐसा क्या काम करते हो जिसकी वजह से इतने ऐशो आराम से ज़िंदगी बिता रहे हो? तो उसने मुझे जो काम बताया, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए और मेरे माथे पर पसीना आ गया। उसने मुझे बताया कि वह लड़कियों और औरतों को नौकरी दिलवाने के बहाने कोठे पर ले जाकर बेच देता है, जिसकी वजह से उस घर में पैसों की बारिश हो रही है। मैं ये बात सुनकर हैरानी में डूब गया था और सोचने लगा, क्या इस काम में इतना पैसा है? वह अपनी ज़िंदगी इतने आराम से बिता रहा है। उसने मुझे अपने साथ शामिल करने को कहा था। उसकी ये बात सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया और उसकी शक्ल देखने लगा। मैं भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था। वो गैर कानूनी काम करता है और ऊपर से उसने मुझे भी अपने साथ शामिल होने को कहा है, तो मेरा परेशान होना तो बनता ही था। मैंने उससे सोचने के लिए कुछ टाइम मांगा।
मैं भी अपनी गरीबी से तंग आ चुका था। अब मुझे अपना घर चलाने के लिए भी खर्चा भेजना होता था गांव में। मेरे पत्नी और बच्चे मेरे पैसे भेजने का इंतज़ार कर रहे थे और यहाँ मैं अपने हालत से जंग लड़ रहा था। उसके काम में शामिल होने के लिए सोचते सोचते पूरी रात बीत गई। अगले दिन अपने काम पर जल्दी आ गया। पूरा दिन दोस्त की इस बात के बारे में सोचता हुआ बीत गया। जब मेरे दोस्त से मेरा मिलना हुआ तो उसने मेरे फैसले के हिसाब से मुझसे पूछा तो मैं बगैर सोचे समझे उसके साथ उस काम में शामिल होने की हामी भर ली। ये सुनकर वह बहुत खुश हुआ। अगले दिन मुझे अपने साथ कोठे पर ले गया। दिन का टाइम था। पूरे कोठे पर सन्नाटा छाया हुआ था। आधे से ज़्यादा लोग रात भर के जागने की वजह से गहरी नींद में सो रहे थे। नासिर ने ले जाकर मुझे उस कोठे की मालकिन से मिलवाया जो लड़कियां खरीदने का काम किया करती थी। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे निहारा। नासिर से पूछा क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, तो नासिर ने जल्दी से हामी भर ली। उस औरत को मेरी जमानत दे दी कि मैं उसके साथ ही काम करने में शामिल हूँ। उस औरत ने मुझसे कहा कि उसे लड़कियों की ज़रूरत है तो मैंने उसके लिए कुछ लड़कियों का इंतज़ाम करूँ। मैंने इस बात पर हामी भर ली। नासिर के साथ ही वहाँ से उठकर आ गया। जब नासिर के घर पहुँचे तो नासिर ने मुझे राय दिया कि मैं गांव के लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर शहर लेकर आऊं और यहाँ लाकर बेच दूं, क्योंकि वह भी इसी तरह काम किया करता था। तो मैं भी उसकी इस बात को मान लिया। उसने मुझे एक गांव का पता दिया जो शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। उसने मुझे पता देकर उस गांव की तरफ भेज दिया। नासिर ने पूरा एक गैंग बनाया हुआ था इस काम के लिए। उसका मुझे अब अंदाज़ा हुआ, क्योंकि उस गांव में ऐसे कई आदमी मौजूद थे और वहां पूरा गिरोह काम कर रहा था। सिर्फ उस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव और इलाके में भी नासिर के ग्रुप के चारों तरफ लोग फैले हुए थे, इस काम को सर अंजाम दे रहे थे। मैंने अपने ठेकेदार से बात करके थोड़ी दिन की छुट्टी की बात की। ठेकेदार मुझे छुट्टी देने में बहुत आनाकानी कर रहा था, तो मैंने मजबूरन ये नौकरी छोड़नी पड़ी थी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं गांव की तरफ चला गया। रास्ते भर मुझे मेरा ज़मीर कचोटने लग रहा था और मेरे अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही थी कि मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, मगर मैं अपने ज़मीर को थपक थपक कर सुला रहा था। रास्ते भर मैं इसी कसमुकस में पड़ा रहा। जब उस गांव में पहुंचा तो शाम का टाइम हो रहा था। बस से उतरकर मैंने गांव की तरफ निगाह दौड़ाई तो काफ़ी अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। मुझे अपना वजूद भी उस अंधेरे का हिस्सा मालूम हुआ। मैं मरते मरते कदमों से बस स्टैंड से निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगा। उस गांव की तरफ कदम उठते हुए मेरे कदम बहुत धीरे धीरे हो रहे थे और दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में मुझे दूर खेतों में डूबता हुआ सूरज भी आज आग बबूला मालूम हो रहा था। मैंने अपने दिल के आसपास नज़र दौड़ाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इसी में मुझे एक तांगे वाला अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मैंने उसे रोका, गांव आने वाली सड़क पर चलने को कहा। चुप से किराया तय करके उसके साथ बैठ गया। रास्ते भर में बिल्कुल चुप रहा, कुछ न बोला। तो उसने खुद ही मुझे अपनी ज़िंदगी की दास्तान सुनाना शुरू कर दी, जिसमें उसने सबसे पहले अपनी गरीबी और तंगदस्ती का किस्सा सुनाया और मैं सोच में पड़ गया। मैं भी तो गरीबी और तंगदस्ती में मजबूर होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और साथ ही उसने मुझे अपना मेहमान बनाने की प्रस्ताव कर दी, क्योंकि शहर से आए लोगों के लिए उसने एक छोटा सा नैन बसेरा बनाया हुआ था। जब लोग वापस जाते थे तो कुछ पैसे उनको दे जाते थे। यही वजह थी कि वो मेरे साथ इस तरह खुश मिजाज से पेश आ रहा था। मगर मैं तांगे वाले से थोड़ी बहुत बात करके चुप हो गया। लेकिन कुछ देर फिर से तांगे वाले ने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे गांव में कुछ लोग आए हैं जो औरतों को शहर में ले जाकर नौकरियां दे रहे हैं। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, मगर मैं कुछ नहीं बोला। उसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। वह अपनी बेटी के बारे में बातें कर रहा था। उसकी बेटी ने भी शहर में नौकरी करने के लिए कहा था। उसकी बेटी 10वीं पास थी। ये बताते हुए उसके चेहरे पर बड़ा फ़ख्र था। इसी फ़ख्र ने मुझे उससे नज़रें चुराने पर मजबूर कर दिया था। मैं अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसके टांगे से उतर गया। एक पल के लिए मेरा जी चाहा कि उससे मैं मना कर दूं कि वह अपनी बेटी को नौकरी करने के लिए शहर ना भेजे, मगर कुछ नहीं बोल पाया था। उसका धन्यवाद करके आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद नासिर के ग्रुप के लोगों की कई लोगों से मुलाकात हुई और उन लोगों ने मुझे आगे से सारे काम के बारे में बताया। थोड़े दिन तक हम वहाँ पर अपना काम करते रहे, मगर गांव की औरतों को शहर में नौकरी के लिए लाना और उनको झांसा देना बड़ी मुश्किल काम था। थोड़ी दिन में अपना काम करके उस गांव से चल पड़ा। जब मैं शहर आ रहा था तो मेरे साथ 4 लड़कियां थीं
जो शहर में नौकरी करने के लिए मेरे साथ जाने पर राजी हो गई थी। उन सब की उम्र करीब करीब 25-20 साल की लगभग में थी, मगर पहली बार शहर जाते हुए लोग बेहद घबराई हुई महसूस कर रही थी। मैं उन्हें अपने साथ लेकर अब शहर पहुंचा तो मैंने नासिर को कॉल करके बताया कि मैं 4 लड़कियों को लेकर शहर पहुंच रहा हूं। उसने मुझे उन लड़कियों को लेकर सीधा कोठे पर जाने को कहा। मेरे दिल पर अजीब सा बोझ बढ़ता ही चला जा रहा था, मगर पैसों की चमक मुझे कोठी की तरफ बराबर खींच रही थी। मैं आज यही सोचकर बेहद खुश हो रहा था कि मैं अब अपने घर में पैसे भेज सकूंगा। मैं उन लड़कियों को यही बताया कि हम लोग सीधे काम करने की जगह पर पहुंच रहे हैं। ये सुनकर वे लोग ज़्यादा खुश हो गई कि शहर आते ही उन्हें काम मिल गया। वे लोग इस टाइम आगे आने वाली मुसीबत से बेखबर थी। उन लड़कियों में से एक तांगे वाले की बेटी भी शामिल थी। जब मैं उन चारों लड़कियों को लेकर कोठे पर पहुंचा तो रात का टाइम हो गया था और कोठे में जैसे दिन निकल आया था। जब हम लोग कोठे में घुसे तो उन लड़कियों ने चौंक कर एक दूसरे के तरफ देखा था, मगर मुंह से कुछ ना बोल पाई थी। बस फटी फटी निगाहों से अपने आप को देख रही थी, जहां लड़कियां और औरतें आधे नंगे कपड़े पहनकर आने वाले ग्राहकों मर्दों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। जब मैं उस कोठे के मालकिन के पास उन चारों लड़कियों को लेकर पहुंचा तो नासिर वहां पहले से मौजूद था। उन चारों लड़कियों को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और आगे बढ़कर उसने मेरे पहली बार में ही अच्छी तरह से काम करने पर मुझे शाबाशी दी। कोठी की मालकिन भी खुश होकर उन लड़कियों की तरफ देख रही थी और लड़कियां घबराकर एक दूसरे की तरफ देख रही थी। वे लोग समझ चुकी थी कि उनके साथ बहुत बुरा हो चुका है और उनको नौकरी का झांसा देकर शहर में लाकर बेच दिया गया है। मैं जब कोठे की मालकिन से पैसों की गड्डी लेकर वहां से निकल रहा था तो पीछे से मुझे उन लड़कियों की चीख पुकार की आवाज़ सुनाई दी थी, मगर हरे हरे रंग की नोटों की गड्डियों ने जैसे मेरा ज़मीर पूरी तरह सुला दिया था। मैं उनकी कोई परवाह किए बगैर वहां से निकल आया था। अब मैं इस काम में धीरे धीरे माहिर हो गया था और अलग अलग गांव दूर दराज के इलाकों से लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर शहर लाकर उन्हें कोठी की मालकिन के हाथों बेच दिया करता था। उस कोठे की मालकिन भी मुझसे बेहद खुशी में हर बारी अच्छा माल के लिए मुझे शाबाशी देती थी। अब मैं इसी तरह हर बार करता था। पैसों की चमक ने मेरी आंखों और साथ में मेरे कानों को भी बंद कर दिया था। कोठे पर बेची गई लड़कियों की आवाज़ और चीख पुकार की अब मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता था। मैं अब नासिर बन चुका था। मुझे अब सिर्फ पैसों से मतलब था जो मैं अब बेशुमार कमा रहा था। मेरा ज़मीर भी अब मुझे नहीं जगा पा रहा था और ना ही कचोटने लगा था। मैं पूरे तरीके से अब इस धंधे में लड़कियों का दलाल बन चुका था। बिल्कुल मैं हर टाइम किसी नए शिकार की तलाश में भी रहने लगा था कि किस तरह से नए शिकार को अपने जाल में फंसाया जाए और फिर उसे बेचकर पैसे बनाया जाए। ये काम करते हुए मुझे काफ़ी साल बीत चुका था और मैं अब तक एक बार भी अपने घर नहीं गया था। मैंने नासिर से अपने गांव जाने की बात की तो उसने मुझे परमिशन दे दी और साथ ही ये कहा कि मैं अपने गांव में भी शिकार को तलाश करूं, जिस पर मैंने मुस्कुराकर हंस दिया। मैं बहुत सालों बाद अपने गांव की तरफ जा रहा था। पैसे तो मैं हर महीने भेज दिया करता था, मगर गांव अब जा रहा था। शहर से गांव पहुंचा तो पत्नी बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। मैं भी अपने बच्चों के बीच जाकर खुश था। मेरे बच्चे भी अब काफ़ी बड़े हो चुके थे और घर की हालत देखकर मैं बेहद खुश था। घर में अब हर चीज़ की रेल पेल हो गई थी। ये सब उन पैसों की बदौलत था जो मैं शहर जाकर भेजा करता था, वरना एक टाइम भी था जब मैं खाने के लाले पड़े थे और कोई पूछने वाला भी नहीं था। मेरा बेटा भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। उसने भी मेरे साथ शहर चलकर काम करने की जिद की, मगर मैंने उसे डांट कर चुप करवा दिया। इसी बीच मेरी नज़र अपनी पत्नी के बहन पर पड़ी जो बचपन से ही हमारे साथ रह रही थी। उसने भी काफ़ी कद काठी निकाल लिया था। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा तो मुझे पहले के मुकाबले में बड़ी महसूस हुई। मेरी बीवी के माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी वे बहन शुरू से ही हमारे साथ रह रही थी, मगर उसका दिमाग कुछ हद तक कमज़ोर था। उसके अंदर बहुत बचपना था। उसका दिमाग उसकी उम्र से कुछ हद तक पीछे रह गया था। इसी वजह से वह दिमागी तौर पर थोड़ा कमज़ोर थी। उसे देखते ही मेरे दिमाग में एक झटका हुआ, मगर मैं इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिन मैं गांव में रहा। अब मेरे पास पैसे भी ख़त्म होने लगे थे। वे कहते हैं ना, हराम के पैसों में बरकत नहीं होती। ये सब मेरे साथ हो रहा था। अब मुझे जल्द से जल्द नया शिकार ढूंढना था और सबसे आसान शिकार मुझे अपनी साली की सूरत में नज़र आ गया था। वह देखने में बेहद खूबसूरत थी।
कोई पहली नज़र में देखकर नहीं बता सकता था कि वे दिमागी तौर पर कमज़ोर है। मेरे शैतानी दिमाग ने उसे शहर लाने पर सोचना शुरू कर दिया था। वह कई सालों से हम पर बोझ बनी हुई थी। पहले घर के खर्चे क्या कम थे कि मैं उसका खर्चा भी उठाता। उसका खर्चा तो मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। मैं जल्द से जल्द उसे जान छुड़वाना चाहता था। बस मैं ये चाहता था कि मेरी साली किसी भी तरह से हमारी ज़िंदगी से दूर चली जाए और मेरी इस मुसीबत से जान छूट जाए। मैं अपने दिल में फ़ैसला करते हुए अपने पत्नी से बात करने का फ़ैसला कर लिया। मेरे लिए अपनी पत्नी को शीशे में उतारना बहुत आसान था, क्योंकि वह आम सी घरेलू औरत थी। उसे बाहर की दुनिया की कोई समझ बूझ नहीं थी। मैंने उससे कहा, शहर में उसकी बहन के इलाज के लिए बड़े बड़े दिमागी अस्पताल हैं, जहाँ वो बहुत अच्छे और विदेश के डॉक्टर भी हैं, ऐसे ही लोगों का इलाज करते हैं। और साथ ही मैंने ये झूठ भी कर दिया कि मैंने कई लोगों को उन अस्पताल से ठीक होकर घर आते देखा है। ये सुनकर मेरी पत्नी सोच में पड़ गई, क्योंकि अक्सर मैंने उसे अपनी बहन को लेकर परेशान होते हुए देखा था। उसकी बहन जवान हो गई थी और उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। उसके शादी के रिश्तों के मामलों में रुकावट डाल रही थी। मैंने साथ में उससे ये भी कहा, उसकी बहन थोड़ा बहुत शहर भी घूमेगी तो क्या पता उसकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। और मेरी पत्नी ने बिना सोचे समझे मुझ पर भरोसा कर लिया। अपनी बहन को मेरे साथ भेजने पर राजी हो गई। काम इस तरह आसान साबित हो गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़े दिन बाद मैं अपनी साली को अपने साथ लेकर शहर की तरफ चला आया। मेरी पत्नी अपनी बहन को जाता देखकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने अपनी बहन को अपनी औलाद की तरह ही पाला था। बचपन से उसकी माँ की तरह देखभाल करती आ रही थी। कभी कभी तो मेरी पत्नी अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी बहन का ख्याल रखती थी। उसकी हर ज़रूरत उसके बोलने से पहले पूरा कर दिया करती थी। अगर उसे ज़रा भी भनक लग जाती कि मैं उसकी बहन को बेचने के लिए शहर ले जा रहा हूँ, तो वह कभी भी अपनी बहन को मेरे साथ ना भेजती। कुछ देर बाद मैं अपनी साली को लेकर बस में बैठकर रास्ते भर वह खेत खलियान देखकर बहुत खुश हो रही थी और साथ ही मुझसे बहुत सारे सवाल करती जा रही थी, मगर मैंने उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके सवाल मेरे सर में बहुत दर्द पैदा कर रहे थे। शाम तक हमारी बस शहर पहुंच चुकी थी। बस स्टैंड पर उतरकर मैंने उसे लेकर नासिर के घर की तरफ चला आया। उसे मेरे साथ लड़की को आता देखा तो वह समझा मैं किसी को नौकरी का झांसा देकर उस लड़की को लाया हूँ। मगर जब मैं उसे बताया कि मैं अपनी ही साली को बेचने के लिए लाया हूँ, तो वह बिल्कुल हक्का बक्का होकर रह गया। मेरी शक्ल देखने लगा। जब मैं अपने साली के बारे में उसको बताया कि उसकी दिमाग थोड़ा सा कम है, तो उसने मुझे ये काम करने को मना किया। मगर उस टाइम तो मुझे तो पैसों का भूत सवार था। नासिर ने भी मेरी बात मान ली और हम दोनों लेकर कोठे की तरफ चल पड़े। कोठे पर पहुंचकर जब मैंने कोठे की मालकिन के सामने अपनी साली को सामने किया, तो वह भी उसकी खूबसूरती देखकर बिल्कुल दंग रह गई। मगर जब मैंने उससे ये बताया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, थोड़ी कमज़ोर है, तो उसके माथे पर बल पड़ गए और उसने मेरी साली को खरीदने से मना कर दिया। कोठे की मालकिन को मैंने बहुत मिन्नतें की, तो आखिरकार वह इस बात पर राजी हो गई कि वह उसे कुछ दिन यहाँ रखेगी, उसके बाद ही वह मुझे मेरे पैसे देगी। इस बात पर भी मैंने हामी भर ली और अपनी साली को कोठे की मालकिन के हवाले करके घर आने लगा। मुझे वापस जाता देखकर वह भी मेरे साथ आने के लिए जिद कर रही थी। तेज आवाज़ से रोने लगी तो उस कोठे की मालकिन ने उसे कमरे में बंद कर दिया। मैं उसे छोड़कर वहाँ से निकलकर नासिर के साथ उसके घर ही आ गया। अब अपनी बीवी को फ़ोन करके इस बात को बताना था कि उसकी बहन गुम हो चुकी है, मगर इस बात का हौसला मैं खुद में नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन करके बताया। जब मैं बस स्टैंड पर बस में सवार होने के लिए आगे बढ़ा, तो पीछे से उसकी बहन न जाने कहाँ चली गई और मैं जब से उसे ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर मेरे घर में मातम सा छा गया और रोना धोना शुरू हो गया। ये खबर सुनकर घर में जैसे सब लोग पागल हो गए थे। एक जवान लड़की इतने बड़े शहर में गायब हो गई थी, ये कोई छोटी बात हरगिज नहीं थी। घर में हर तरफ मातम छाया हुआ था। मैंने अपनी पत्नी से उसकी बहन को ढूंढने का वादा करके फ़ोन बंद कर दिया और आराम से सोने के लिए लेट गया। मगर वहाँ जैसे मेरी पत्नी को एक पल के लिए भी चैन नहीं आ रहा था। वह बुरी तरह से अपने बहन के लिए तड़प रही थी और अपने हाथों से ये सब कुछ करके सारा तमाशा देख रहा था। अगले 2 दिन तक घर से हर 2 मिनट बाद फ़ोन आ रहे थे, मेरी साली के बारे में पूछते रहे। मैं घर वालों को जवाब दे देकर तंग आ गया था और उनसे यही कह रहा था कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश में लगा हूँ, मगर वह नहीं मिल रही।
लेकिन घर के फ़ोन बंद नहीं हो रहे थे, तो मैंने उसका ये हल निकाला। मैंने उन लोगों के फ़ोन उठाने ही बंद कर दिए। इस तरह थोड़ा मुझे तसल्ली हुई। 2 दिन इसी इंतज़ार में बीत गए। कोठी की मालकिन मुझे खुद फ़ोन करके पैसों के लिए बुलाएगी, मगर उसका फ़ोन नहीं आया, तो मैंने खुद कोठे पर जाकर पैसे वसूल करने की ठानी। नासिर को लेकर मैं कोठे की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी साली ने ऐसी कोई हरकत ना कर दी हो जिससे वह गुस्से में आ जाए और वो मुझे पैसे देने से मना कर दे। इसलिए मैं जल्द से जल्द अपने पैसे वसूल करना चाहता था। जैसे ही मैं पैसे लेने के लिए कोठे पर पहुंचा, वहां सब मुझे देखकर घबरा गए। मैं हैरान होता आगे बढ़ा। मुझ पर एक कयामत टूट पड़ी और मैं बिल्कुल शौक कदमों से वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मुझ में अपनी जगह से हिलने की भी ताकत बाकी नहीं रही और मैं फटी फटी नज़रों से सामने का मंजर देख रहा था। मेरे सामने मेरा बड़ा बेटा खड़ा था। मैं उससे यहाँ कोठे पर देखकर हैरान रह गया। मेरे बेटे के होते हुए मेरी नज़र सामने सोफे पर पड़ गई, तो मेरी साली के साथ मेरी पत्नी भी सोफे पर बैठी हुई थी। ये मंजर देखकर मेरे कदमों से रही सही जान भी निकल गई। आसपास कई पुलिस वाले भी खड़े थे और साथ ही मेरी पत्नी के मामा मामी भी खड़े थे। मेरी पत्नी के दूर के मामा मामी यहाँ शहर में वकील थे और अपने काम में माहिर थे। उनको देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अब सब तरफ से घिर चुका था और मेरे किए को सबको खबर हो चुकी थी। मैं अपनी जगह खड़ा रह गया। मैं जाकर अपनी साली के कदमों पर गिर गया। उससे अपने किए की माफ़ी मांगकर वह दौड़कर अपनी बहन के पीछे छुप गई और मेरी पत्नी ने मुझे काट खाने वाली नज़रों से घूरा। मेरी पत्नी के दूर के मामी ने आगे बढ़कर मुझे एक थप्पड़ मारा, क्योंकि कोठे की मालकिन पहले से ही सब कुछ पुलिस को देखकर उगल चुकी थी। यही वजह थी कि वहां मेरे पहुंचने से पहले ही मेरे करतूतों को सबको मालूम हो गए थे। वह मुझे थप्पड़ मार रही थी। मैं चुप से उनसे मार खाए जा रहा था। मुझे अब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने क्यों इस तरह गलीज और गंदा काम किया, जिसकी वजह से आज मैं सबकी नज़रों में गिर चुका था। कोठे की मालकिन उनको सारी बातें बता चुकी थी। मैं न जाने कितनी ही लड़कियों को वहां धोखे से लाकर बेच चुका था। मेरी पत्नी के मामा मामी ने मुझे और मेरे साथ वहां सभी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुझे और नासिर को गिरफ्तार कर लिया। मैंने लाख माफियाँ मांगी, मगर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मेरी पत्नी और मेरा बेटा भी चुप खड़े थे, मुझे गिरफ्तार होता देख रहे थे। पुलिस मुझे धक्के देकर जीप में बिठा रही थी। इस तरह मेरी चीख पुकार किसी को भी कोई असर नहीं दे रहा था। इसी को कहते हैं जो मेरे साथ हो रहा था। एक टाइम था जब मैं किसी की चीख पुकार को ध्यान नहीं देता था। आज मेरे साथ भी यही सब हो रहा था। टाइम अपने आप को दोहरा कर रहता है। मेरा सुनने वाला कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने मुझे जेल में बंद कर दिया और कुछ साल के लिए मुझे सज़ा सुना दी गई। नासिर के बदौलत हम दोनों जल्दी ही जेल से छूट गए, मगर जेल में जैसे घुटन मैंने दिन रात बिताई थी, वे टाइम मैं कभी भी नहीं भूल सकता था। एक पल मेरा दिमाग घूमकर रह गया था और अपने किए पर पछता रहा था। मुझे लगता था अब मुझे रह रहकर इसी बात का पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों ऐसे काम में हाथ डाला और मेरी बदौलत कितनी ही लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हो गई। कहाँ उन लड़कियों की बद्दुआएं मुझे कभी चैन और सुकून से जीने नहीं देगी। यही बात मुझे हर टाइम बेचैन रखती थी। जेल से छूटने के बाद मैं कई दिनों तक अपने घर जाने की हिम्मत न कर सका। आखिरकार जब मैं हिम्मत करके अपने घर की तरफ बढ़ा तो मुझ में किसी से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं थी। मैं अपने घर के दरवाजे के बाहर पहुंचा तो दिल जैसे बंद होने लगा। मैं घर में दाखिल हुआ और सबसे अपने किए की माफ़ी मांगी, मगर कोई भी मेरी बात सुनने पर राजी नहीं था। मैंने सबको यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं दिल से अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मगर किसी ने भी मेरी कोई बात नहीं मानी। मेरे अपने ही बच्चे मुझे अनजान नज़रों से घूर रहे थे। मैं दिन अपने ही घर में अजनबियों की तरह बिताया था। उसके बाद मैं दोबारा शहर आ गया। आज तक पलटकर अपने घर नहीं गया। शायद मेरे लिए यही सज़ा बहुत थी। मैं अपने बच्चों के चेहरे देखने के लिए तरस जाता हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।